कहाँ गए हेनरी फ्योल का सिद्धांत? ये क्या है? यस बेटा, ये आया था हेनरी फ्योल के सिद्धांत, ठीक है ना, जिसको मैंने बताया बेटा 14 सिद्धांत इस व्यक्ति ने प्रस्तुत किए थे। हेनरी फ्योल के द्वारा प्रतिपादित 14 सिद्धांत। अब इसके अलावा बेटा कुछ पॉइंट है, ये जो पैराग्राफ दे रखा है अधिकांश रूप वाला, ठीक है ना, अधिकांश रूप में स्वयं का लिखा बेटा ये आधा प्रशासन के अवदानों को। एक तो इसमें पुस्तक ये 14 सिद्धांतों का वर्णन किया, और किस पुस्तक में ये 14 सिद्धांत ये बेटा 1917 में यह प्रकाशित हुई थी पुस्तक। एडमिनिस्ट्रेशन देखा बेटा, इंडस्ट्रियल एंड जनरली में विस्तार से चर्चा की थी, है ना। पीसी को मेरे किताब को 1949 में अंग्रेजी में क्या किया इसको, है ना, प्रकाशित किया था। और अंग्रेजी में जिस पुस्तक को नाम दिया वो था हमारा जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का, ठीक है ना, शीर्षक से प्रकाशित किया, ठीक है ना। और इसलिए इस व्यक्ति को अपन सामान्य प्रबंध का क्या कहते बेटा, इसके योगदान के कारण से सामान्य प्रबंध का जनक भी कहा जाता है। किसको? हेनरी फ्योल को। अब ये हेनरी फ्योल है बेटा, इसके सब कुछ वर्णन दे रखा है। इस व्यक्ति का जन्म कैसे हुआ, कहां पर है, इस व्यक्ति ने क्या क्या कार्य किया, ठीक है ना। अब इसके 14 सिद्धांत, 14 सिद्धांतों में पहले सिद्धांत में कुछ सिद्धांत समझाया भी था बेटा चलने वाले को आपको। पहले जो सिद्धांत दे रखा था हमारा कार्य विभाजन का सिद्धांत था। दूसरा सिद्धांत जो था हमारा अधिकार एवं उत्तरदायित्व का सिद्धांत था। तीसरा सिद्धांत जो था हमारा वो अनुशासन का सिद्धांत था। चौथा सिद्धांत जो था हमारा आदेश की एकता का सिद्धांत। पांचवा सिद्धांत जो था हमारा वो है निर्देश की एकता का सिद्धांत। छठा सिद्धांत जो आएगा वो हमारा था सामूहिक हित के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण का सिद्धांत। सातवां सिद्धांत जो है बेटा वो है कर्मचारियों को प्रतिफल का सिद्धांत। आठवां जो सिद्धांत दे रखा है वो है केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण का सिद्धांत, ठीक है ना। नौवां सिद्धांत जो दे रखा बेटा है वो सोपान श्रृंखला का सिद्धांत। 10वां सिद्धांत जो दे रखा था हमारा वो हमारा था व्यवस्था का सिद्धांत। 11वां सिद्धांत जो दे रखा है वो है समता का सिद्धांत। 12वां सिद्धांत जो दे रखा था हमारे कर्मचारियों की उपयुक्तता का सिद्धांत। 13वां सिद्धांत जो दे रखा है वो है बेटा पहल क्षमता का सिद्धांत, ठीक है ना। और 14वां सिद्धांत जो दे रखा है वो सहयोग की भावना का सिद्धांत। अब एक बात बताऊं बेटा आपको, मैंने पहले भी कहा था जब ये चैप्टर चालू किया था हेनरी फ्योल वाला, ठीक है ना, मैं कि इसके सिद्धांत बहुत ही इंपोर्टेंट सिद्धांत है। एग्जाम बहुत बार ये छोटे टिप्पणी के रूप में 2-2 नंबर के प्रश्न पूछते हैं। 4 नंबर का प्रश्न आया था जिसमें 2-2 सिद्धांतों के बारे में बताया था कि ये 2 सिद्धांत जो हम दे रहे हैं उनके बारे में आप बताइए। वाकई जो सिद्धांत आपके एग्जाम में पूछे अब उसी का सिद्धांत का क्या देना आपको बेटा, एक तरह से जवाब देना है। वापस बेटा मैंने कुछ पॉइंट मैंने शनिवार को बता भी दिया था, 6 पॉइंट मैंने उस समय क्लियर किए थे। वापस बेटा मैं 5 मिनट के अंदर एक बार सारा पॉइंट को मैं रिवीजन कर देता हूँ, ठीक है ना। 6 के 6 पॉइंटों को, पहला पॉइंट जो दे रखा था हमारा कार्य विभाजन का सिद्धांत। इसमें संक्षिप्त से बात ये बतानी बेटा आपको कि जो सिद्धांत ये सिद्धांत इस बात को स्पष्ट करता है। पहले बात तो प्रत्येक संस्था में जो कुछ भी कार्य होता है उस सभी कार्य को एक तो छोटे छोटे भागों में क्या करना चाहिए बेटा, विभक्त करना चाहिए। और उस कार्य को है ना उसी व्यक्ति को है ना सौंपा जाना चाहिए जो योग्यशील है। जो कर्मचारी जिस काम के अंदर नॉलेज रखता है, जानकारी रखता है, अनुभव रखता है, उसको वही काम सौंपा जाना चाहिए, ताकि बार बार ऐसे कर्मचारी को हमको समझाने की क्या नहीं पड़ती बेटा, से आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये कार्य विभाजन के सिद्धांत बताएगा बेटा कि जैसा कार्य है उसी कार्य के अनुसार कार्य के अनुभव करने वाले रखने वाले कर्मचारियों को वो कार्य सौंपा जाने चाहिए। ओके, दूसरा जो पॉइंट था हमारा इसमें वो हमारा था अधिकार एवं उत्तरदायित्व का सिद्धांत है ना बेटा। 2 पॉइंट आ रहे हैं इसमें, एक तो अधिकार के बारे में और एक क्या है बेटा उत्तरदायित्व के बारे में। अधिकार हमेशा किसके पास रहता है बेटा, अधिकारियों के पास रहता है, और उत्तरदायित्व रहता है हमेशा कर्मचारियों के पास।
तो ये सिद्धांत बताता है कि आवश्यकता पड़ने पर जो अधिकार उच्च अधिकारियों के पास होते हैं, है ना, तो आवश्यकता पड़ने पर वही अधिकार, है ना, कुछ अधिकार, औपचारिक अधिकार अपने कर्मचारी को भी प्रदान किए जाने चाहिए, ताकि कर्मचारी अपने कार्य को लगन से, वो मेहनत से पूरा करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में अपना योगदान प्रदान कर सके। ये हमारा था अधिकार है उत्तरदायित्व का सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत जो दे रखा था वो था अनुशासन। अनुशासन और डिसिप्लिन होता है संस्था के द्वारा बने हुए जो भी नियम होते हैं उस नियमों को क्या करना, एक तरह से पालन करना, है ना। देख लिखा बेटा, अनुशासन का अभिप्राय, अनुशासन का अभिप्राय संगठन के मतलब के संस्था के कार्य करने के लिए, है ना, आवश्यक नियम वो नौकरी की शर्तों का पालन करने से है। हर संस्था प्राइवेट सेक्टर की संस्था है बेटा, उस प्राइवेट सेक्टर के संस्था में जो भी बने हुए नियम होते हैं उस प्रत्येक नियमों को क्या करना पड़ता है, कर्मचारियों को पालन करना पड़ता है। अगर नियमों का पालन नहीं करता बेटा तो उसको बेटा दंड की व्यवस्था की जाती है ना, उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। फ्यूल के अनुसार अनुशासन के लिए प्रत्येक स्तर पर अच्छे पर्यवेक्षक स्पष्ट और संतोषजनक समझौते एवं दंड के न्यायोचित विधान की भी आवश्यकता होती है। ओके बेटा, तो यह अनुशासन का मतलब होता है संस्था के द्वारा बने हुए नियमों को क्या करना है बेटा, पालन करना। चौथा पॉइंट हमारा वो हमारा था आदेश की एकता का सिद्धांत। आदेश की एकता का मतलब यह हो गया बेटा, एक कर्मचारी को एक ही अधिकारी सेना से आदेश मिलना चाहिए ताकि आदेश की पालना सही ढंग से संचालित हो सके, सही ढंग से पूरी की जा सके। अगर एक ही कर्मचारी को दो से अधिक अधिकारी लोग आदेश देंगे तो आदेश की पालना सही ढंग से नहीं हो पाएगी, कर्मचारी भ्रमित हो जाएगा कि मैं किस अधिकारी की आदेश की क्या करूँ बेटा, पालना करूं। अब इसमें देखो बेटा सभी आप समझो कि फ्यूल के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी का केवल एक ही अधिकारी होना चाहिए, यानी कि एक ही अधिकारी, एक कर्मचारी के ऊपर एक अधिकारी नियुक्त होना चाहिए, ठीक है ना। यदि कोई कर्मचारी एक ही समय में दो अधिकारियों से आदेश देता है तो इस आदेश की एकता का सिद्धांत का उल्लंघन माना जाएगा। आदेश की एकता के सिद्धांत के अनुसार किसी भी औपचारिक संगठन में कार्यरत व्यक्ति को एक ही अधिकारी से आदेश देने चाहिए और उसी के प्रति उत्तरदायी, है ना, होना चाहिए। फ्यूल ने इस सिद्धांत को काफी महत्व दिया है। इसको ऐसा लगा कि इस सिद्धांत का उल्लंघन होता है तो अधिकार प्रभावहीन हो जाता है, अनुशासन संकट में आ सकता है, आदेश में व्यवधान पड़ सकता है और इस तरह तो खतरा भी हो जाता है। यह फ्यूल के सिद्धांतों से मेल खाता है। इसे जो कुछ कार्य करना है उसके संबंध में किसी भी प्रकार की भ्रांति नहीं रहेगी, है ना। माना कि ये उदाहरण आगे बढ़ा, माना कि एक उदाहरण विक्रयकर्ता को एक ग्राहक से सौदा करने के लिए कहा जाता है तो विपणन प्रबंधक, है ना, मार्केटिंग मैनेजर बेटा, मार्केटिंग मैनेजर 10% की छूट देने का अधिकार देता है, लेकिन वित्त विभाग के आदेश है कि ये छूट 5% से अधिक नहीं दी जानी चाहिए। तो यहाँ आदेश की एकता नहीं है, ये विभिन्न विभागों में समन्वय है। ऐसी स्थिति से बचा जा सकता है। जितना आदेश हमको दे बेटा, जैसे 5% छूट का आदेश मिला है तो हमको 5% छूट का ही आदेश का पालन करना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये सिद्धांत बताता है बेटा कि एक ही अधिकारी से एक ही कर्मचारी को क्या मिलना चाहिए बेटा, आदेश प्रदान किया जाना चाहिए। फिर आए बेटा पॉइंट नंबर निर्देश की एकता का सिद्धांत। निर्देश की एकता का मतलब हो गया बेटा कर्मचारी को निर्देश देने के संबंध में, है ना। ये सिद्धांत बताता है कि एक कर्मचारी को एक ही व्यक्ति के द्वारा ही निर्देश दिया जाना चाहिए, है ना। देखो जो इस बात को कि संगठन को सभी प्रकार की इकाइयों को समन्वित केंद्रित प्रयत्नों, है ना, के माध्यम से समान उद्देश्य की ओर अग्रसर होना चाहिए। गतिविधियों के प्रत्येक समूह जिनके उद्देश्य समान है उनके एक ही अध्यक्ष वो एक ही योजना होनी चाहिए, है ना। यह कार्रवाई की एकता सहयोग को सुनिश्चित करेगा। उदाहरण के लिए एक मोटर कार कंपनी साइकिल कार का उत्पादन कर रही है तो उसके लिए उससे, है ना, इसे दो अलग अलग विभाग बनाने चाहिए। मोटरसाइकिल का विभाग अलग चलेगा और कार का उत्पादन का विभाग क्या चलेगा बेटा, आपका अलग चलेगा। प्रत्येक विभाग का प्रभावी योजना एवं संसाधन होने चाहिए। किसी भी तरह से दो विभागों के कार्य एक दूसरे पर आधारित नहीं होने चाहिए। आइए हम इन दोनों सिद्धांत आदेश की एकता व निर्देश की एकता के एकता में अंतर्भेद करें। अंतर्भेद का मतलब हो गया बेटा अंतर करें। मैंने बताया बेटा आपको परसों, है ना। आदेश की एकता व निर्देश की एकता के मध्य, दोनों के मध्य अंतर बेटा। आदेश की एकता और निर्देश की एकता लगभग समान तो दोनों ये एक ही है कि एक ही अधिकारी से एक कर्मचारी को क्या मिलना चाहिए बेटा, से आदेश व निर्देश प्रदान किए जाने चाहिए।
अब इसमें अर्थ क्या लिखा बेटा, किसी भी अधीनस्थ को, अधीनस्थ का मतलब क्या होगा बेटा, कर्मचारी को एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त करने चाहिए एवं उसी के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, जबकि निर्देश की एकता में समान उद्देश्य वाली क्रियाओं के लिए एक अध्यक्ष व एक योजना अधिकारी होना चाहिए। नंबर 2 दे रखा है लक्ष्य, तो ये दोहरी अधीन स्थिति में को रोकता है, जबकि ये क्रियाओं के एक दूसरे को अंचलन रोकता है। अंचलन का मतलब आरोप प्रत्यारोप होता है बेटा, वो होता है अंचलन, है ना, उसको रोकता है। प्रभाव, ये कर्मचारी को व्यक्तिगत रूप से प्रभावित करता है, जबकि ये पूरे संगठन को क्या करता है इससे बेटा, प्रभावित करता है। 3 अंतर हो बेटा, अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2 नंबर का प्रश्न बन सकता है आपका। फिर आया बेटा सामूहिक हितों, अब यहां से चलेगा बेटा पॉइंट हमारा मेन, छठा पॉइंट से, सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का क्या बेटा, समर्पण, ठीक है ना। यह है बेटा कर्मचारी के हितों के प्रति क्या रखने के बारे में बेटा, ध्यान रखने के बारे में है, क्योंकि संस्था में जब तक कर्मचारी खुश नहीं होंगे बेटा, तब तक जी जान लगा कि वो भी क्या नहीं कर पाएंगे, जैसे काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए कर्मचारी के हितों के प्रति भी क्या रखना पड़ता है हमको बेटा, पूरा का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। अब देखो बेटा समझो कि फयोल के अनुसार संगठन के हितों को कर्मचारी विशेष के हितों की तुलना में प्राथमिकता देनी चाहिए। कर्मचारियों में कार्य करने में प्रत्येक व्यक्ति को कोई न कोई हित होता है ना। कंपनी के भी अपने उद्देश्य होते हैं। उदाहरण के लिए कंपनी अपने कर्मचारियों से प्रतियोगी लागत वेतन पर अधिकतम उत्पादन चाहेगी, जबकि कर्मचारी ये चाहेगा कि उसे कम से कम कार्य पर अधिकतम वेतन प्राप्त हो। दूसरी परिस्थिति में एक कर्मचारी कुछ न कुछ छूट चाहेगा, जैसे वह है ना कम समय काम करे, जो किसी भी अन्य कर्मचारी को नहीं मिलेगी। सभी परिस्थितियों एवं समूह कंपनी के हितों किसी भी व्यक्ति के हितों का अधिक्रमण करेंगे, क्योंकि कर्मचारी एवं हितोधिकारियों के बड़े हित किसी एक व्यक्ति के हितों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। उदाहरण के लिए विभिन्न हितकारी है ना, जिसमें शामिल अंशधारी, लेनदार, देनदार, वित्त प्रदाता, कर अधिकारी, ग्राहक और समाज के हितों का किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के एक समूह जो कि कंपनी पर दबाव बनाना चाहते हैं, कंपनी के हितों के लिए कुर्बानी नहीं दी जा सकती है। एक प्रबंधक इसे अपने अनुकरणीय व्यवहार से सुनिश्चित कर सकता है। उदाहरण के लिए उसे कंपनी कर्मचारी को बड़े सामान्य हितों की कीमत पर व्यक्ति परिवार के लाभ के लिए अपने अधिकारों के दुरुपयोग के प्रलोभन है ना में नहीं पड़ना चाहिए। इससे कर्मचारियों की निगाहों में उनका सम्मान बढ़ेगा, कर्मचारी भी समान व्यवहार करेंगे। यानी किसी ये कहने का मतलब है बेटा, ये फ्योल ने इस सिद्धांत को, इस बात को स्पष्ट किया है कि संस्था को चलाने वाले जो भी प्रबंधक होते हैं वो व्यक्तिगत हितों के प्रति ध्यान न रख करके सामूहिक हितों के लिए है ना बड़ा ध्यान रखे, सबको एक समान लेकर के साथ में चले, है ना। सभी कर्मचारी की आवश्यकता जो भी होते बेटा, सबकी कर्मचारी की आवश्यकता बेटा एक साथ उनके वेतन बढ़ोतरी करके की जानी चाहिए। अब आया बेटा नेक्स्ट पॉइंट हमारा कर्मचारियों के प्रतिफल, कर्मचारियों को प्रतिफल का सिद्धांत। प्रतिफल का मतलब ये हो गया बेटा, कर्मचारी को मेहनत जो भी करता है ना काम के बदले में उसको इतना अच्छा पारिश्रमिक मिलना चाहिए, उतना अधिक तो या उचित मात्रा में पारिश्रमिक मिलना चाहिए, ताकि उसकी पारिवारिक जिंदगी से से क्या हो सके से संचालित की जा सके। कर्मचारी को प्रतिफल का निकालेगा, कुल प्रतिफल क्षतिपूर्ति कर्मचारी एवं संगठन दोनों के लिए संतोषजनक होना चाहिए। उतना पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए वेतन बेटा, ताकि कर्मचारी संतोषजनक रूप में अपनी संस्था मानते हुए संस्था में कार्य करना उचित समझे। कर्मचारी को इतनी मजदूरी आवश्यक मिलनी चाहिए कि वो कम से कम उनका जीवन स्तर तर्क संगत हो सके, लेकिन साथ ही ये कंपनी के भुगतान क्षमता के सीमाओं में भी होने चाहिए। दूसरे शब्दों में प्रतिफल न्यायोचित होना चाहिए। जो कुछ भी वेतन मिलता बेटा इतना अच्छा वेतन मतलब पर्याप्त मात्रा वेतन मिलना चाहिए, न्याय संगत वेतन मिलना चाहिए, ताकि उसके पारिवारिक जिंदगी सही ढंग से संचालित हो सके। इससे अनुकूल वातावरण बनेगा, कर्मचारी और प्रबंधन के बीच में सुमधुर संबंध रहेंगे। इसके परिणाम स्वरूप कंपनी का कार्य सुचारू रूप से क्या होगा बेटा से संचालित होता रहेगा। ये पारिश्रमिक का संबंध में है बेटा, मजदूरी के संबंध में है, वेतन के संबंध में है। कर्मचारी को इतना उचित मात्रा वेतन मिलना चाहिए ताकि उसकी है ना बेटा पारिवारिक जिंदगी सही ढंग से संचालित होती रहे। फिर आएगा बेटा पॉइंट 8वां, कर्मचारियों में लिखा बेटा केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण का सिद्धांत। ये केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण दो शब्द है बेटा अलग अलग। केंद्रीकरण का मतलब समस्त अधिकारों को अपने अंडर में लेना, वो तो है बेटा केंद्रीकरण।
उसी अधिकारों को सभी कर्मचारियों को अलग अलग व्यक्तियों को सौंपना, तो वो क्या कहलाएगा बेटा, विकेंद्रीकरण माना जाएगा। यानी कि अधिकारों को केंद्र में लेना तो होता है केंद्रीकरण, उसी अधिकार को बिखेर देना, सभी कर्मचारी को अलग अलग रूप से क्या करना है बेटा, बांट देना, तो वो क्या कहलाएगा हमारा विकेंद्रीकरण माना जाएगा। देखो बेटा ध्यान से समझना, इसके 5-6 लेने। निर्णय लेने का अधिकार यदि केंद्रित है, निर्णय लेने का अधिकार यदि केंद्रित है तो इसे अपन केंद्रीकरण कहते हैं। जबकि अधिकार यदि एक से अधिक व्यक्ति को सौंप दिया जाता है तो इसे अपन क्या बोलेंगे, एक से विकेंद्रीकरण कहते हैं। ठीक है बेटा, जो निर्णय लेने का अधिकार है बेटा वो उच्च अधिकारियों के पास है तो वो तो कहलाएगा केंद्रीकरण। जब उन्हीं अधिकारों को अनेक व्यक्तियों में है ना अलग सौंप दिए जाते हैं या अनेक व्यक्तियों में बांट दिए जाते हैं तो अधिकारों को क्या हो जाएगा, एक बेटा विकेंद्रीकरण मान लिया जाएगा। अब फ्यूल के शब्दों में है ना अधीनस्थों का विकेंद्रीकरण के माध्यम से अंतिम अधिकारों को अपने पास है ना रखने में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। केंद्रीकरण की सीमा कंपनी के कार्य परिस्थितियों पर निर्भर करेगी। सामान्यतः बड़े संगठनों में छोटे संगठनों की तुलना में अधिक विकेंद्रीकरण होते हैं या होता है। उदाहरण के लिए हमारे देश में पंचायतों को गांवों के कल्याण के लिए सरकार के द्वारा प्रदत्त निधि के संबंध में निर्णय लेने उनके व्यय करने का अधिकार दिया है। ये राष्ट्रीय स्तर पर क्या कहलाएगा, एक से विकेंद्रीकरण माना जाएगा। अब आए बड़ा पॉइंट हमारा नेक्स्ट, वो आएगा बड़ा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा सोपान श्रृंखला का सिद्धांत। पॉइंट नंबर कौन सा आ रहा है बेटा, नम्मा पॉइंट। और हेनरी फ्योल के सिद्धांतों में नम्मा पॉइंट सोपान श्रृंखला का सिद्धांत। यह बेटा सिद्धांत इस बात को स्पष्ट करता है कि कोई भी एक व्यक्ति किसी भी दूसरे अधिकारी से मिलने के लिए उसको अनेक दूसरे अधिकारियों से संपर्क करते करते उस व्यक्ति के पास पहुंचना पड़ता है। यानी संदेश डायरेक्ट अपने एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास न भेज करके अनेक व्यक्तियों के पास गुजरने के बाद वो संदेश उस व्यक्ति के पास पहुंचता है। अब जो डायग्राम दे रखा है बेटा आपका ये है ना, इसमें शीर्ष अधिकारी जो दे रखा बेटा वो ए नाम का अधिकारी है। सबसे बड़ा उच्च अधिकारी जो दे रखा बेटा वो ए नाम का अधिकारी है। इस ए नाम के अधिकारी के बीच में 2 डिपार्टमेंट चलते हमारे। एक डिपार्टमेंट का नाम चलेगा बी सी डी, ठीक है बेटा आपका ये डी ई और एफ। एक डिपार्टमेंट की लाइन चल रही है वो है एल एम एन ओ और पी। ये 2 कैटेगरी के डिपार्टमेंट की लड़ है बेटा, है ना। अगर किसी प्रकार से ई नाम का व्यक्ति किसी ओ नाम के व्यक्ति से अगर किसी प्रकार को संपर्क स्थापित करना चाहता है या कोई बातचीत करना चाहता है कोई संस्था के समय में कोई उचित बातचीत करना चाहता है तो ई सबसे पहले संदेश देगा किसको बेटा, डी को। डी देगा किसको बेटा, ये जय सोनी जुट गया क्या तू जयस, और आवाज आ रही है। ई नाम का व्यक्ति अगर ओ नाम के व्यक्ति से कोई बातचीत करना चाहता है तो पहले उस बातचीत के संदेश को ई पहले किसको देगा बेटा, डी को देगा, है ना। डी किसको डी देगा मैसेज किसको बेटा, सी को। सी मैसेज देगा बेटा किसको, बी को। बी मैसेज देगा किसको बेटा, ए को। ए से होता हुआ एल, एल के बाद एम, एन से होता हुआ एन, एन के बाद क्या आएगा वो संदेश किसके पास आएगा बेटा, ओ के पास आएगा, है ना बेटा। तो ये कहलाएगी कैटेगरी कैसे बेटा, सोपान श्रृंखला की कैटेगरी मानी जाएगी। अगर ओ नाम के व्यक्ति को बेटा किसी डी नाम के व्यक्ति से कोई बातचीत करना चाहता है, कोई मैसेज देना चाहता है, कोई सूचना देना चाहता है तो ओ पहले किसको देगा, एन को देगा, एन देगा एम को, एम देगा किसको बेटा, एल को, एल देगा किसको बेटा, ए को। ए से होता हुआ बी, बी से होता हुआ सी, सी के बाद क्या पहुंचेगा, एक से बेटा डी पहुंचेगा। ये कड़ी जो कहलाएगी वो हमारे सोपान श्रृंखला की कड़ी मानी जाती है। आपस में एक दूसरे को व्यक्ति संपर्क पहुंचाने के लिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति से चौथा व्यक्ति संदेश पहुंचता उस व्यक्ति के पास संदेश पहुंचता है। अब इसके बारे में डिटेल समझो सभी आप कि किसी भी संगठन में या किसी भी संस्था में उच्च अधिकारी वो अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं। बात सही है बताइए। प्रत्येक संस्था में चाहे छोटी संस्था हो चाहे बड़ी संस्था हो वहां पर अधिकारी लोग भी होते हैं, काम करने वाले कर्मचारी लोग भी होते हैं। उच्चतम पद से यानी कि उच्च अधिकारी के पद से निम्न स्तर पर काम करने वाले पद तक है ना कि औपचारिक अधिकार रेखा को अपन सोपान श्रृंखला कहते हैं। फ्यूल के शब्दों में संगठन में अधिकार और संप्रेषण की श्रृंखला होनी चाहिए जो ऊपर से नीचे की ओर
जो ऊपर से नीचे की ओर तक हो सकती है और उसी के अनुसार प्रबंधक एवं अधीनस्थ होने चाहिए। आइए एक ऐसी स्थिति को देखें जिसमें एक अध्यक्ष है, एक अध्यक्ष है बेटा, एक अध्यक्ष जो दे रखा है वो हमारा नाम है कौन बेटा, ए नाम का अधिकारी, ये सर्वोच्च अधिकारी है ना। उसके अधीन दो अधिकार श्रृंखला दे रखी है, एक में दे रखा ख, ग, घ और ड, च, यह है बेटा बी, सी, डी और ई और एफ वाली कड़ी। अब यहाँ पर नीचे मेरा इंग्लिश में दे रखा है, ऊपर किस में दे रखा है, हिंदी में दे रखा है। दूसरे शब्दों में, दूसरों में छ, ज है ना बेटा, ये ज, ण तथा त, ये एल, एम, एन, ओ और पी। ओके, यदि डी को ऋण है, ये है बेटा डी कौन सा शब्द हो गया बेटा, ई। ई अगर ओ से, ठीक है ना, किसी प्रकार से संप्रेषण करना है तो उसे ड, ये डी करेगा बेटा किसको बेटा, ई करेगा, डी को संदेश पहुंचाएगा, डी सी को देगा, सी बी को देगा, बी ए को देगा, ए से होता हुआ एल, एम, एन, ओ तक वो संदेश पहुंचेगा, है ना। ये डी लिखा बेटा आगे, ये डी को ऋण से संप्रेषण करना है तो उसे ड, है ना, गड़े वाले घ दिखा बेटा, घ, ख, क, छ, ज, ये झंडा वाला झ, अण के मार्ग से चलेगा, क्योंकि सोपान श्रृंखला के सिद्धांत का क्या हो रहा है बेटा, पालन हो रहा है। बहुत लंबी प्रक्रिया बेटा आपके इसमें, है ना, एक दूसरे व्यक्ति से पास में संपर्क होने में टाइम भी ज्यादा लग जाता है। आगे क्या लिखा बेटा कि फ्यूल के अनुसार औपचारिक, फ्यूल के अनुसार औपचारिक संप्रेषण में सामर्थ्य इस श्रृंखला का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। यदि कोई आकस्मिक स्थिति है तो ड सीधे ऋण से समतल संपर्क के द्वारा संपर्क साधे जा सकता है। आकस्मिक समय में, आकस्मिक का समय हो गया बेटा, कोई इमरजेंसी कोई काम हो गया तो डायरेक्ट बेटा ई ओ से क्या कर सकता है, इससे बेटा संपर्क करके अपनी सूचनाओं को, अपनी जानकारियों को, अपनी किसी भी प्रकार महत्वपूर्ण बातों को बात कर सकता है। संपर्क समतल संपर्क के द्वारा सीधे साधा जा सकता है, जैसे कि चित्र में दर्शाया गया कि ये छोटा मार्ग है और इसका प्रावधान इसलिए किया गया है कि संप्रेषण में देरी न हो जाए। व्यवहार में आप देखते हैं, है ना, कि कंपनी में कोई श्रमिक सीधा मुख्य कार्यकारी अधिकारी संपर्क नहीं कर सकता। यदि उसे आवश्यकता है ना, आवश्यकता है भी तो भी औपचारिक स्तर पर अर्थात फोरमैन, अधीक्षक, प्रबंधक, निर्देशक आदि को विशेष संबंधित ज्ञान होना चाहिए। केवल आकस्मिक परिस्थितियों में ही एक श्रमिक मुख्य कार्य अधिकारी से संपर्क कर सकता है। ओके बेटा, यह सोपान श्रृंखला जनबड़ सिद्धांत उसके बारे में दे रखा है, यानी कि संदेश को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए अनेक व्यक्ति आपस में संपर्क स्थापित करके उस संदेश को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। कभी कभी आकस्मिक कार्य के समय में डायरेक्ट अपना संपर्क स्थापित करके, है ना बेटा, डी अगर ओ से संपर्क कर सकता है आकस्मिक समय के अंदर, सी भी एम से संपर्क कर सकता है या एफ भी एल से संपर्क स्थापित कर सकता है। ये कब होगा बेटा, जब आकस्मिक कोई समय होता है, उस समय ये व्यक्ति संपर्क स्थापित करके अपने महत्वपूर्ण सूचनाओं को, ये जानकारी को एक दूसरे को प्रदान कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा बेटा वो है, कौन सा पॉइंट आ रहा है, व्यवस्था का सिद्धांत। व्यवस्था देखो नाम से ज्ञात हो रही है बेटा, तो जहां पर जिस जगह कर्मचारी लोग काम करने के लिए आते हैं, है ना, वहां पर सभी साधन, चाहे वो औजार हो, चाहे वो क्या हो बेटा, कच्चा माल हो, मशीनरी हो, सब जगह एक जगह उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि कर्मचारी आते ही काम पर लग जाते हैं, ठीक है ना, उसको बार बार किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देती है। अब उदाहरण के तौर पर समझो बेटा, घर के अंदर ही हमारा किसी प्रकार कमटे का काम होता है बेटा, तो उसी जगह सारा कच्चा माल होता है हमारे, जैसे खंडे हैं, सीमेंट है, बजरी है, उसी जगह पर अपन लेकर रखते हैं ताकि कर्मचारी को, है ना, लाने वो ले जाने में क्या नहीं रहती बेटा, इससे दुविधा नहीं रहती है। फ्यूल के अनुसार अधिकतम कार्यकुशलता के लिए लोग समान उचित समय पर उचित स्तर पर होना चाहिए, यानी कि जिस जगह पर कर्मचारी लोग काम करते हैं उसी जगह पर ये कच्चा माल या अन्य सभी तरह के भौतिक साधन उपलब्ध होने चाहिए। व्यवस्था का सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक चीज प्रत्येक व्यक्ति के लिए, है ना, इस एक स्थान या प्रत्येक चीज प्रत्येक व्यक्ति का अपने स्थान पर होनी चाहिए। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ व्यवस्था
यदि प्रत्येक चीजों के लिए स्थान निश्चित है तो उस स्थान पर है ना, तो व्यवसाय कार्य करने की क्रियाओं में कोई व्यवधान का मतलब क्या होगा, कठिनाई उत्पन्न नहीं होगी, पैदा नहीं होगी, और इससे उत्पादन और क्षमता में भी क्या होगा, एक तरह से बड़ा वृद्धि होगी। व्यवस्था का मतलब ये हो गया बेटा, जिस जगह पर कर्मचारी लोग काम करते हैं उसी जगह पर सारा साधन उपलब्ध होने चाहिए। ये बेटा पॉइंट है 11वां, वो है समता का सिद्धांत। समता का मतलब सभी को एक समान मानते हुए क्या करना चाहिए बेटा, समानता के आधार पर व्यवहार करना, है ना, किसी प्रकार से पक्षपात की भावना संस्था में जागृत न करना, सभी कर्मचारियों को हितों को प्रति क्या रखना, ध्यान रखना, सभी कर्मचारियों की दया भावना के आधार पर जोर देना। देखो ध्यान दो, फ्यूल के शब्दों में सभी कर्मचारियों के प्रति निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए सद्बुद्धि वो अनुभव की आवश्यकता होती है। इन कर्मचारियों के साथ जितना संभव हो सके उसके साथ निष्पक्ष व्यवहार करना चाहिए। प्रबंधकों के श्रमिकों के प्रति व्यवहार में ये सिद्धांत दया भाव और न्याय पर जोर देता है ना। फ्यूल ज्यादा कदा बलपूर्वक को अनियमित नहीं मानता, बल्कि उसका कहना है कि सुस्त व्यक्तियों के साथ सख्ती से व्यवहार करना चाहिए। सुस्त का मतलब क्या हो गया बड़ा, जो काम के प्रति क्या होता है बड़ा, आलसी होते हैं, काम में जी चुराते हैं, काम के प्रति काम चोर होते हैं, वो व्यक्ति कहलाएंगे सुस्त व्यक्ति, आलसी व्यक्ति कहलाएंगे। तो उस व्यक्ति के साथ में सख्ती से क्या करना चाहिए बेटा, व्यवहार करना चाहिए, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति को ये संदेश पहुंचे कि प्रबंध के निगाहों में प्रत्येक व्यक्ति क्या बेटा, बराबर है। किसी भी व्यक्ति के साथ लिंग, धर्म, भाषा, जाति, विश्वास या राष्ट्रता आदि के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। व्यवहार में हम अवलोकन करते हैं कि आजकल बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जिसको मल्टीनेशनल कंपनियां बोलते हैं अपन, विभिन्न राष्ट्रता के लोग भेदभाव रहित है ना वातावरण के साथ साथ क्या करते हैं, जैसे बड़ा काम करते हैं। इन कंपनियों में प्रत्येक व्यक्ति को उन्नति के समान अवसर प्राप्त होते हैं। तभी तो हम पाते हैं कि रजत गुप्ता जैसे भारतीय मूल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मैकिन्से है ना, कॉर्पोरेशन जैसी है ना बहुराष्ट्रीय कंपनी के मुखिया बने हैं। अभी हाल ही में भारत में जन्मे अमेरिकी वासी अरुण सरीन है ना, ब्रिटेन की बड़ी टेलीकॉम कंपनी के वोडाफोन लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी बने हैं। ये सभी क्या बेटा, समानता के आधार पर, समता के आधार पर कर्मचारियों के साथ में क्या करने के बेटा, व्यवहार रखना। कर्मचारियों की उपयुक्तता का सिद्धांत, 12 सिद्धांत चलेगा हमारा, ठीक है ना। उपयुक्तता का मतलब हो गया कर्मचारी को अधिक से अधिक मात्रा में है ना उचित कार्य के लिए उसको नियुक्त करना। ओके बेटा, उपयुक्तता का मतलब क्या, उसको उपयोग में लेना, क्योंकि जो कुछ भी संस्था में कर्मचारी लोग काम करने के लिए आते हैं उसका सही ढंग से सदुपयोग लेना, उसको उसी प्रकार से कार्यभार देना जिसको वो काम करने का उसको नॉलेज होता है, जानकर रखता है, तो ताकि उस काम को करने में उसको बार बार समझाने की क्या नहीं पड़ती, उनको बेटा से आवश्यकता नहीं पड़ती। फ्यूल के अनुसार कर्मचारियों के कार्यकुशलता को बनाए रखने के लिए कर्मचारियों के आवर्त को न्यूनतम है ना किया जा सकता है। आवर्त का मतलब क्या होगा, कर्मचारी की छटनी, कर्मचारियों की बेटा ये संस्था छोड़ने की है ना जो मन में भावना होती है उनको क्या करने के बेटा कम करना। कर्मचारियों का चयन व नियुक्ति उचित एवं कठोर प्रक्रिया के द्वारा की जानी चाहिए, लेकिन चयन होने के पश्चात उसको न्यूनतम निर्धारित अवधि के लिए पद पर बनाए रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज काम के लिए उसको नियुक्त किया, महीने 2 महीने के बाद उसको निकाल दिया, उसको लंबे समय तक बना संस्था में बनाए रखने का प्रयास किया जाना चाहिए। उनका कार्यकाल हमेशा कैसे होना चाहिए बेटा, स्थिर होना चाहिए। उन्हें परिणाम दिखाने के लिए उपयुक्त समय दिया जाना चाहिए। इस संदर्भ में किसी भी प्रकार के है ना तदार्थ कर्मचारियों में अस्थिरता, असुरक्षा पैदा करेगी, वो संगठन को छोड़ना चाहेगा। भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, लागत उचित होगी, इससे कर्मचारी के कार्यकाल की स्थिरता है ना व्यवसाय के लिए श्रेष्ठ कर रहती है। यानी कहने का मतलब बेटा ये सिद्धांत है, कर्मचारी को उपयुक्तता का मतलब क्या हो गया बेटा, उसको कर्मचारी को लंबे समय तक संस्था में बनाए रखने के लिए उचित मापदंड अपनाना चाहिए। 13वां सिद्धांत जो आएगा बेटा वो है पहल क्षमता का सिद्धांत। पहल क्षमता का मतलब हो गया बेटा कर्मचारी को किसी भी काम के प्रति कोई भी अगर संस्था प्रबंधक के द्वारा अगर योजना बनी जाती है तो उस योजना के बारे में महत्वपूर्ण बातों की जानकारी बेटा, सलाह, राय,
सुझाव अपने कर्मचारी से भी लेना चाहिए, क्योंकि कर्मचारी वो व्यक्ति होता है जो रात दिन संस्था में काम करने के लिए पूरा पूरा उसको कोई क्या होता है बेटा, नॉलेज होता है। तो पहले क्षमता का मतलब ये हो गया बेटा, उच्च अधिकारियों से भी, है ना, उच्च अधिकारियों के द्वारा आवश्यकता पड़ने पर अपने कर्मचारियों से क्या लेना चाहिए बेटा, सलाह, राय, सुझाव लिया जाना चाहिए। ये देखो लिखा है कि फ्यूल का मानना है कि कर्मचारी को सुधार के लिए अपनी योजनाओं के विकास और उनका लागू करने की प्रोत्साहित करना चाहिए। फल क्षमता का अर्थ स्वयं अभिप्रेरणा के लिए दिशा में पहला कदम उठाना। इसमें योजना में विचार कर फिर उसको क्रियान्वित किया जाता है। यह एक बुद्धिमान व्यक्ति के लक्षणों में से एक है। फल क्षमता को प्रोत्साहित करना चाहिए, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि अपने आप को कुछ बिन दिखाने के लिए कंपनी की स्थापित रीति या नीति के विरुद्ध कोई कार्य करे। एक अच्छी कंपनी वह है जिसमें कर्मचारियों के द्वारा सुझाव पद्धति है, उसके अनुसार उस फल क्षमता सुझाव को पुरस्कृत किया जाता है। इसके कारण लागत और समय की ठोस में क्या आती बेटा, कमी आए। आवश्यकता पड़ने पर कर्मचारी से कुछ सुझाव लिया जाना चाहिए, और वो सुझाव है, राय है, सलाह है ना बेटा, अपनी योजना में भी क्या करना चाहिए बेटा, शामिल किया जाना चाहिए। लास्ट पॉइंट जो चलेगा बेटा वो है सहयोग की भावना का सिद्धांत। ओके बेटा, सहयोग की भावना का सिद्धांत 14 सिद्धांत चलेगा। फ्यूल के अनुसार कर्मचारी प्रबंध के कर्मचारियों में एकता एवं पारस्परिक सहयोग की भावनाओं को बढ़ावा देना चाहिए। प्रबंध के सामूहिक कार्यों को बढ़ावा देना चाहिए, विशेष रूप से बड़े संगठनों में, क्योंकि ऐसा न होने पर उद्देश्यों को प्राप्त करना क्या हो जाएगा बेटा, से कठिन हो जाएगा। इससे समन्वय की भी हानि होगी। सहयोग की भावना के पोषण के लिए प्रबंधक को कर्मचारी से पूरी बातचीत में मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करना चाहिए। जब मैं ये काम कर रहा हूं, नहीं ये काम नहीं होना चाहिए बेटा, हम सभी लोग मिलकर के ये काम करेंगे, ये बात संस्था में लागू की जानी चाहिए। क्योंकि संस्था में बड़ा उद्देश्य होता है बड़ा, और बड़ा उद्देश्य केवल एक व्यक्ति के द्वारा संबोधन होकर के अन्य व्यक्तियों के सहयोग के माध्यम से पूरा का पूरा कार्य पूरा किया जाता है। इससे समूह के सदस्यों में पारस्परिक विश्वास व अपनेपन की भावना पैदा होगी। इससे जुर्माने की आवश्यकता भी क्या हो जाएगी बेटा, से न्यूनतम हो जाएगी। एंड में संक्षिप्त सारांश दे रखा बेटा, सारांश इतना कोई काम का नहीं है, मगर मैंने तो 14 सिद्धांत है बेटा। 14 सिद्धांत तो कोई विशेष तौर पर है ना समझना है, याद रखना है, उन पॉइंटों की डिटेल को अच्छी तरह से समझनी है। उपयुक्त चर्चा से यह स्पष्ट है कि फ्यूल के प्रबंध के 14 सिद्धांत प्रबंध की समस्याओं को विस्तृत रूप से लागू होते हैं, और आज इनका प्रबंध की सोच पर गहरा प्रभाव पड़ा है। लेकिन है ना, जिस बदलते हुए पर्यावरण में आज व्यवसाय किया जा रहा है उसमें इन सिद्धांतों की व्याख्या बदल गई है। उदाहरण के लिए अब तक अधिकार एवं उत्तरदायित्व का अर्थ प्रबंधकों को शक्ति प्रदान करना था, लेकिन आज हम फ्यूल के सिद्धांतों के वर्तमान गुणांक को समझने की स्थिति में हैं, जो भी 7 के बॉक्स में दिए गए हैं। अभी आगे में संस से ब्लास्ट हेडिंग आएगा हमारा। ये थे 14 सिद्धांत हमारे। ये तुलना है, हाथों में टैब पहले समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है, उसके बाद ये अंतर चलेगा मेरा। वो काम कर लिया बेटा आपने पहले चैप्टर का, पहला पार्ट जो मैंने दिया था आपको, मैंने वो काम हो गया पूरा? यस सर। कितना बाकी रहा उसमें है? तो अभी बाकी है काम करना। ये भी बेटा आज ये कल ये भी पसंद दूंगा मैं आपको, इजी लैंग्वेज वाला, ठीक है ना। ये हल्की सी किताब की लैंग्वेज तो टिपिकल है, मैं आपको इजी लैंग्वेज पॉइंट दूंगा ताकि एक पढ़ते बड़े पॉइंट क्या हो जाएंगे, दिमाग में क्लियर हो जाएंगे। अब ये तो 14 सिद्धांत हो गए बेटा पूरा क्लियर। अब कल जो समझाऊंगा ना वो है FW टेलर। ये FW टेलर है बेटा आगे, ये इसके तकनीकें हैं, 6-7 पॉइंट है इसके तकनीकों के, तकनीक, ठीक है ना। तकनीक से पहले बेटा मैं आपको ये 4 पॉइंट वाला जो FW टेलर के सिद्धांत है वो मैं आपको समझाऊंगा मैं पहले। ये रहा वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत, जो कल से चालू करूंगा बेटा।
जो FW टेले के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कहलाएंगे। इसके 4 सिद्धांत चलेंगे हमारे। कितने सिद्धांत? 4 सिद्धांत। विज्ञान पद्धति न की अनु का टेक नियम, ठीक है बेटा। दूसरा पॉइंट जो चलेगा हमारा वो सहयोग न के टकराव। तीसरा पॉइंट जो चलेगा इसके सिद्धांतों का वो चलेगा बेटा सहयोग न कि व्यक्तिवाद। और चौथा पॉइंट चलेगा तो क्या प्रत्येक व्यक्ति का उसके आधिकारिक क्षमता एवं समृद्धि के लिए विकास। ये 4 सिद्धांत बेटा मैं कल समझाऊंगा। हो सके बेटा कल पेन और कॉपी लेके बैठना मेरे साथ में। मैं बेटा कुछ इजी लैंग्वेज में इसको लिखाने का क्या करूंगा, एक तरह से बेटा प्रयास करूंगा कि समझा करके 9 से 2 आपको मैं देखा देख लिख दोगे हैं। या ऐसा करूंगा इसको 9 से दे दूं, बढ़िया रहेगा, समझा दूंगा अच्छी तरह से।